देवरानी जेठानी का झगड़ा। जेठानी जी, कहाँ है मेरी कॉफी? आंखें हो तो देख लो, वहीं रखी है कॉफी। गर्म करो और गटक लो। मैं सभी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, कॉफी तो मुझे आप ही गर्म करके देंगी, जैसे मैं देती हूँ। और अगर आज आपने चंटगिरी दिखाई तो क्या करोगी? मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से डरती नहीं दीपिका, समझी? शोरगुल सुनकर भवानी देवी रसोई में आकर बोलती है, अरे क्या हो गया कमबख्तो? ये कैसा शोर शराबा मचा रखा है? सुबह सुबह जब देखो दोनों देवरानी जेठानी कुत्तों बिल्ली की तरह झगड़ती रहती हो। देवरानी जेठानी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक होना तो लाजमी है, मगर हमारी ये देवरानी जेठानी जरा हट कर है। जहाँ देवरानी तेज तीखी मिर्ची है, वहीं जेठानी लाल मिर्च है। दोनों को किसी से किसी भी सूरत में अपनी हार बर्दाश्त नहीं है। उनके लड़ने झगड़ने के किस्से न सिर्फ ससुराल के चार दीवारी बल्कि मोहल्ले के घर घर की तरोताजा खबर बने बैठा है। देखिए ना सासू माँ, एक तो देवरानी जी 10 बजे सोकर उठी हैं। किचन में आते ही एक कॉफी के लिए दाना पानी लेकर चढ़ी बैठी है मुझ पर। अगर मगर को मार गोली। दीपिका बहू आइंदा अपनी जेठानी पर धौंस जमाया ना तो तेरी शामत ले आऊंगी। सास की डांट सुनकर देवरानी आंखें तड़ेरते हुए जेठानी को जली भुनी आंखों से देखती हुई बोलती है, मुझसे पंगा मोलकर तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया है। बस देखती जाओ तुम्हारी ये देवरानी इसका बदला कैसे वसूलती है। इसी के साथ देवरानी के दिमाग में जेठानी को मजा चखाने के लिए खुराफाती खिचड़ी पकने लगती है। फिर उसी शाम, दीपिका, तुमने जसिका को देखा क्या? जी नहीं जेठ जी, कोई काम था क्या? हाँ, वो ये फाइल देनी थी ना, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। लाइए जेठ जी, मैं दे दूंगी। आनंद वहाँ से चला जाता है और देवरानी फुसफुसाती हुई कहती है, अब ये फाइल्स ही बनेगी झगड़े की जड़, क्योंकि ये जाएगी कचरे की पेटी में। बड़ा चहेती बनती जा रही है ना मेरी जेठानी। देवरानी अपनी चंड चालाकी से अपनी जेठानी को ससुराल वालों की नजर में नीचा दिखाने के लिए फाइल्स डस्टबिन में डाल देती है। अगली सुबह, जसिका, जरा जल्दी से यहाँ आना। हाँ आनंद, कहो। दीपिका ने कल रात तुम्हें एक फाइल दी होगी, चलो जल्दी से वो दे देना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है आनंद, दीपिका ने मुझे कोई फाइल्स नहीं दी थी। दीपिका, दीपिका। जी जेठ जी, आपने बुलाया? तुमने जसिका को फाइल्स नहीं दी थी? हाय जेठानी जी, क्यों मुझ बेचारी देवरानी पर झूठ मूठ की तोहमत लगा रही हो? मैंने फाइल्स आपके इन्हीं दोनों हाथों में दे दिया था। अरे भेजे में भूसा भर लिया है क्या? झूठ क्यों बोल रही हो? देवरानी अपनी बात को सच साबित करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय हाय, अरे ये दिन देखने से पहले भगवान मुझ भोली भाली देवरानी को उठा क्यों नहीं लेता? जेठ जी, मैं जेठानी के लंबे काले बालों की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने फाइल इन्हें दी थी। दूर हट डायन, वरना मैं तेरी जुबान काट दूंगी। अरे क्यों मछली बाजार बनाकर रखा है घर को? तुम दोनों फिर हिरोशिमा नागासाकी के जैसे आमने सामने आ गई। माँ, देखो, न जाने जसिका ने मेरी जरूरी फाइल्स कहाँ ट्रांसफर कर दी है, मिल ही नहीं रही है। जेठ जी, भगवान झूठ न बुलवाए, लेकिन आजकल जेठानी जी चीजों को इधर उधर रखकर भूल जाती है। साथ मिलकर खोजते हैं, मिल जाएगा। ससुराल के सभी सदस्य साथ मिलकर फाइल की खोजबीन में जुट जाते हैं। तभी दीपिका बोलती है, माँ जी, जेठ जी, जरा यहाँ नजारा तो देखिए। जेठानी जी ने कागजात को कितनी सेफ जगह रखा है, कचरे के डस्टबिन में। देवरानी की तानेबाजी सुनकर जली भुनी जेठानी अपनी देवरानी का गला पकड़कर उस पर झपटते हुए कहती है, झूठी मक्कार कही की, बहुत शौक है ना तुझे सफेद झूठ बोलने का। मैंने तेरी जुबान नहीं काटी ना तो मैं भी तेरी जेठानी नहीं। माँ जी, ऋषि बचाओ मुझे, वरना मेरी जलोकड़ी जेठानी कहीं मेरी जान ही ना ले ले। अरे बड़ी बहू मार ही डालेगी क्या उस बेचारी को? छोड़ दे उसे। वही तो माँ जी, ससुराल की जिम्मेदारी संभालने में बातें भूलने लग गई है जेठानी जी, जैसे देश चला रही हो। थोड़ी ही देर बाद दोनों देवरानी जेठानी का झगड़ा सुलझ जाता है, जिसके बाद सभी अपने काम में लग जाते हैं। वहीं टशन भरी आंखों से देखती हुई देवरानी फुसफुसाकर कहती है, कैसा लगा अपनी देवरानी का दो धारी तलवार का वार? तुझे तो मैं देख लूंगी दीपिका की बच्ची।
बीतते पहर के साथ सांझ का सूरज ढल जाता है। बदकिस्मती से उस शाम खाना बनाने की बारी देवरानी की ही होती है। छोटी बहू, ये साग ले जा। आज शाम के खाने में स्वादिष्ट साग बनाना, क्योंकि सर्दी में साग खाने का मजा ही अलग है। और सुन, मिर्च मसाला जरा हिसाब किताब से डालना। जी ठीक है माँ जी। देवरानी झटपट से साग तोड़ उसे काट धोकर बनाने में जुट जाती है और घंटों की मेहनत के बाद साग बनकर तैयार हो जाता है। बहुत खूब दीपिका, क्या दमदार साग बनाया है तूने। माँ जी के मुंह से छूटेगा नहीं। दीपिका, तुम्हारे कानपुर में हड़ताल हो गई है क्या? देवर जी कब से चिल्ला रहे हैं। जेठानी जी, सर एक बात तो बताना, आपके मायके में दिन रात करेले बनते थे क्या? इसीलिए आप जब मुंह खोलती हो कड़वा ही बोलती हो, या फिर आपके मायके में किसी को मीठे मुंह बात करने की आदत ही नहीं होगी। खबरदार, जो मेरे मायके वालों को घसीटा तो तुम्हारी गज भर की जुबान खींच कर रख दूंगी। अब अपना थोबड़ा लेकर जाओ, देवर जी बुला रहे हैं। दीपिका के बाहर जाते ही जसिका साग से भरे कढ़ाई को जिंक में रखकर उसमें पानी डालकर सराबोर कर देती है। तभी दीपिका जैसे ही रसोई में वापस आती है तो ये देखकर आग बबूला होकर बोलती है, जेठानी जी, ये क्या किया? मेरे घंटों की मेहनत पर पानी फेर दिया। कढ़ाई को जिंक में क्यों रखा? जेठानी नाक चढ़ाकर चिल्लाती हुई देवरानी की बात का जवाब देकर कहती है, बिल्ली ने मुंह मार दिया था साग में, इसलिए यहाँ रखा। बिल्ली कब से साग का चटकारा लगाने लगी, इतना तो आप भी जानती है जेठानी जी। बिल्ली चूहे चटकारती है, साग का स्वाद नहीं चखती। क्यों? जब बिल्ली दूध पी सकती है तो साग क्यों नहीं खा सकती? तुम्हारा झूठ आंखों में झलक रहा है जेठानी जी कि तुमने जानबूझकर ये कारनामा किया है। अरे इतनी जलन लेकर जहन्नुम में क्यों नहीं चली जाती? जहन्नुम में जाए मेरे दुश्मन। ऐसा बोलकर जेठानी इतराते हुए बाहर जाने लगती है। तभी गुस्से से तिल मिलाई देवरानी उसके बाल पकड़कर जमीन पर पटक देती है। मार डाला रे इस चिमरखी चुड़ैल ने, कैसे धोबी पछाड़ मारा है। ताव में आकर जेठानी पास पड़े बेलन से देवरानी को तबीयत से सूखती है। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के बाल पकड़कर मार पेट पर उतारू हो जाते हैं। तभी सास दौड़कर वहां आती है। हाय रे मोरी मैया, तुम दोनों लुगाइयों को चैन नहीं। जब देखो लड़ाकू विमान की तरह झगड़ा झंझट करती हो। हट जाइए माँ जी, आज मेरी देवरानी मेरे हत्थे चढ़कर रहेगी। बस बहुत हो गया तुम लड़ाकू लुगाइयों का। अब मैं तुम्हें क्षण भर भी अपने घर में नहीं देखना चाहती। चलो उठाओ अपनी गठरी और पकड़ो अपने मायके की गठरी। शांति भंग करके रख दी है ससुराल की। ठीक है माँ जी, वैसे भी मैं इस तेज तर्रार देवरानी के साथ में नहीं रहना चाहती। हाँ, जाती हो तो जाओ, तुम जैसी जेठानी ने मेरे जीवन में जहर घोल रखा है। दोनों देवरानी जेठानी अपने मायके चली जाती हैं। दिन गुजरते जाते हैं जिसके साथ उन्हें एक दूसरे की याद आती है। पता नहीं क्यों, पर आज मुझे अपनी जहरीली जेठानी की खिटपिट की कमी खल रही है। काश दीपिका देख पाती कि मैं उसे कितना याद कर रही हूँ। ये खामोशी मुझे खल रही है। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी मन बनाकर अपने मायके से ससुराल वापस आती हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे से गुड़ मक्खी की तरह चिपट जाती हैं। दीपिका, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी तीखी बातें मुझे बड़ा याद आ रही थी, इसीलिए मैं लौट आई। हाँ जेठानी जी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। अब मुझे आपकी आदत पड़ गई है। और देवरानी जेठानी के रिश्ते में ऐसी खट्टी मीठी नोकझोंक तो होती ही रहती है। अब हम चाहे कितना भी क्यों ना मुंह बनाए, मगर ससुराल में ही साथ रहेंगे। अपनी लड़ाकू बहुओं के बदलते रिश्ते को देखकर सास की सूझबूझ साथ छोड़ देती है, मगर उसके चेहरे पर देवरानी जेठानी के बदले मेल मिलाप के अंदाज को देखकर खुशी थी, जिसमें सास की सारी चिंता घुल मिल चुकी थी। प्रीता नाम की लड़की के बेहद खूबसूरत काले घने बाल थे। अपने बालों की वजह से वो बेहद खूबसूरत दिखती थी। वहीं उसकी सौतेली बहन रिया और सौतेली माँ कामिनी थी, जो कि अपनी सौतेली बेटी के बालों से बहुत चिढ़ती थी। दरअसल प्रीता की माँ बीमारी के कारण चल बसी। छोटी बहन प्रीता को संभालने के लिए बिरजू ने दूसरी शादी कर ली। उसे लगा कामिनी उसकी बेटी को एक माँ का प्यार देगी, पर उसकी ये बात वक्त के साथ गलत साबित हो गई। कुछ दिनों के बाद प्रीता को विराट नाम के लड़के ने पसंद कर लिया। कुछ ही दिनों में दोनों का रिश्ता तय हो गया था। प्रीता के हाथों में मेहंदी लग ही रही थी, तभी उसके हंसते हुए चेहरे को देखकर कामिनी कहती है, बहुत खुश है ना अपनी शादी को लेकर। बहुत मरती है अपनी खूबसूरती पर, अपने बालों की वजह से।
इसके कारण मेरी बेटी से विराट का रिश्ता नहीं हो पाया। अब मैं इसकी शादी भी सफल नहीं होने दूंगी। शादी वाले दिन मैंने इसे गंजा न कर दिया तो मेरा नाम भी कामिनी नहीं। माँ, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? इसे इतना खुश देखकर मुझे बहुत जलन हो रही है। मुझे इसकी जगह पर होना चाहिए था। इतना कहती हूँ मेकअप कर लिया कर, अपने ऊपर ध्यान दे। पर नहीं, एक तो तेरे ये दत्तल से दांत, ना तेरे इसके जितने बड़े बाल हैं, तो तेरी शादी कैसे होगी? लेकिन तू चिंता मत कर मेरी बेटी, मैं उसकी शादी भी नहीं होने दूंगी। मेरा प्लान तो तूने जान ही लिया है। हाँ माँ, रिया, आप दोनों भी मेहंदी लगा लीजिए आकर। हाँ, आ गए हैं हम दोनों। तभी वो दोनों प्रीता के पास बैठकर मेहंदी लगवाती हैं। अरे नाच गाना तो शुरू करो। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, काहे सखी अब कलियां हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को, जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। उनके आसपास रौनक देखकर प्रीता की आंखों से आंसू आते हैं। तभी उसके पिता उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, मेरी बच्ची, इस बाबुल को छोड़ तू कहाँ चली जाएगी? इसलिए तेरी आंखें नम है ना? हाँ पिताजी, आपकी बहुत याद आएगी। चिंता मत कर, मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब तेरा मन करे तब यहाँ आ जाना। आखिर तेरा ही तो घर है ये भी। इसी का ही तो घर है ये, हमारा तो है नहीं। खुशी के आंसू रो रही है, कुछ दिन बाद खून के आंसू रुलाऊंगी। जितना बाप बेटी को खुश रहना है रह लो। 2 दिन बाद ही प्रीता की शादी थी। जब वो नहा रही थी तब शैम्पू लगाते वक्त उसके सारे बाल झड़ गए। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है। अपने गंजेपन को देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और अपने घर के मंदिर में सर पटक पटक कर कहती है, हे माता रानी, ये क्या हो गया मेरे साथ? माँ भी मुझे छोड़कर चली गई थी। सौतेली माँ ने कभी प्यार नहीं किया और अब जब मुझे अपने जीवन में खुशियाँ मिलने वाली थी तो उससे पहले ही ये अनर्थ हो गया। अब मेरी शादी कैसे होगी? मेरे गंजेपन देखकर मुझसे विराट जी शादी नहीं करेंगे। पिताजी का तो दिल टूट जाएगा। या तो माता रानी आप कुछ चमत्कार करो या मुझसे मेरी जिंदगी ले लो। ऐसे तो मैं बिल्कुल नहीं जी सकती। प्रीता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इतने में देवी माँ प्रकट होकर कहती है, पुत्री, अब रोना बंद करो, अपने कीमती अश्रु मत बहाओ। तुम तो इतनी अच्छी बेटी हो, चिंता मत करो, तुम्हारी शादी जरूर होगी। मैं तुम्हें सोने और चांदी के चमकते हुए बाल दूंगी। ये सिर्फ तुम जिसे दिखाना चाहोगी उसे ही दिखेंगे और किसी को भी नहीं। और तुम जब अपने सोने चांदी के बालों को काटोगी तो उतने ही और बड़े हो जाएंगे। तुम चाहो तो इससे मदद भी कर सकती हो और अपनी इच्छा पूरी भी कर सकती हो। शुक्रिया देवी माँ, चमत्कार कर दिया। मैं अपनी जिंदगी अब अच्छे से जी पाऊंगी। कोटि कोटि धन्यवाद आपका। शाम को बारात आ जाती है। विराट मंडप में बैठा था। वहीं सुंदर सी प्रीता भी जब दुल्हन के जोड़े में आकर उसके पास बैठती है तो उसकी शक्ल की रौनक और सर पर बाल देखकर कामिनी जलते हुए कहती है, हे भगवान, मैंने तो इसके बालों को खराब कर दिया था। ये गंजी भी हो गई थी, फिर ये चमत्कार कैसे हो गया? कोई बात नहीं, क्या पता नकली बाल लगाए हों। पर जब ससुराल जाकर इसके गंजेपन के बारे में पता चलेगा तो शर्म से मर जाएगी। आपने तो कहा था इसकी शादी नहीं हो पाएगी, पर ये तो अपने मंडप में भी पहुंच गई। कोई बात नहीं बेटा, तू देखना, वहाँ वो खुश नहीं रहेगी। कुछ क्षण में प्रीता की शादी विराट से धूमधाम के साथ हो जाती है। जहां वो अपने ससुराल पहुंच जाती है, विराट उसका घूंघट उठाता है तो प्रीता कहती है, सुनिए जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप तो जानते हैं कामिनी माँ हमेशा मुझसे नाखुश रही हैं। उन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं माना और आज सुबह भी शायद उन्होंने मेरी शादी रोकने के लिए मेरे शैम्पू में कुछ मिला दिया, जिसके कारण मैं टकली हो गई थी। फिर ये कहते ही प्रीता देवी माँ के दिए हुए वरदान के बारे में उन्हें सब कुछ बता देती है और अपने सोने चांदी के बाल भी दिखा देती है। प्रीता, अगर तुम बिना बालों के भी उस रूप में मुझसे शादी करती तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मैंने तुम्हारी सूरत से नहीं, तुम्हारे सीरत से प्यार किया है। ये कहते ही विराट उसे गले लगा लेता है।
वो अपने ससुराल की जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है। एक दिन सास का पुश्तैनी सोने का हाथ खो जाता है। ना मिलने पर वो बहुत परेशान होती है। अपनी माँ को परेशान देखकर विराट कहता है, प्रीता, अगर माँ इसी तरह से रोती रही तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, उन्हें अटैक भी आ सकता है। कुछ करो, बस वो हार मिल जाए। विराट, आप मुझे उसकी तस्वीर दिखा दीजिए, मैं वो हार बनवा कर ले आती हूँ। अरे कहाँ गया वो हार? पर इतना पूर्वजों का था। ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे। मैं किसी काम की नहीं हूँ। कैसी सास हूँ, बहू को हार भी ना दे सकी। माँ जी, परेशान मत होइए, मैं उस हार को ढूंढकर आपको जरूर सौंपूंगी। विराट उसे पुरानी पुश्तैनी हार की तस्वीर दिखाता है, जिसे लेकर प्रीता अपने सोने चांदी के बाल को कटवा कर उन्हें सुनार को दे देती है और वैसा ही हार बनवा लेती है और अपनी सास को सौंपते हुए प्रीता कहती है, माँ जी, ये लीजिए आपका हार। अरे वाह मेरी नई बहू, तूने तो कमाल कर दिया इस हार को ढूंढकर। एक मिनट, पर ये असली नहीं है, हूबहू। बहू, ये हार बनवाने में तुझे बहुत पैसे लगे होंगे, कहाँ से लाई तू? माँ जी, आपकी तबीयत ना बिगड़े इसलिए मैंने ये हार सुनार से हूबहू बनवा लिया। मेरे सोने चांदी के बाल हैं, जिन्हें काटकर बदले में मैंने ये हार बनवाया है। अगर आप मुझे ये भी सौंपेंगी तो इसमें भी आपका और पूर्वजों का प्यार मिल जाएगा मुझे। देखा तुम सबने मेरी बहू को, इसे मेरी कितनी फिक्र है और इतनी अच्छी है कि देवी माँ की कृपा से इस पर सोने चांदी के बाल हैं। शाम के समय प्रीता की जेठानी की तबीयत खराब हो जाती है। जेठ के पास पैसे नहीं थे। तभी प्रीता कहती है, भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, मेरे सोने और चांदी के बाल हैं ना, यही मदद करेंगे। अब आप धैर्य रखिए, दीदी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। प्रीता तुरंत अपने सोने चांदी के बालों को थोड़ा सा काट कर उन्हें सुनार को भेज देती है। बदले में लाए पैसों से वो अपने जेठानी का ऑपरेशन कराती है। स्वस्थ होने के बाद जब वो घर आ जाती है तो जेठ सुरेश कहता है, प्रीता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो मुझ जैसे गरीब की तुमने मदद की। तुम्हारी वजह से आज मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है। नौकरी छूट जाने के बाद बहुत असहाय हो गया हूं मैं। अरे नहीं भाई साहब, शुक्रिया की क्या बात है। अगर मैं अपने ससुराल वालों की मदद नहीं कर पाऊंगी तो क्या फायदा मेरे सोने चांदी के बाल होने का। और आप अपनी नौकरी की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना। ऐसा कहकर प्रीता अपने सोने चांदी के बालों को थोड़ा सा काट कर सुरेश के हाथों में रख देती है, जिसके पश्चात उसके सोने चांदी के बाल और बढ़ जाते हैं और वो बहुत सुंदर दिखती है। अरे वाह बहू, और कितनी बार दिल जीतेगी तू हमारा। हमारी नई बहू ने तो आते ही हमारे घर को संभाल भी लिया और घर की सारी परेशानियों को झट से दूर कर दिया। माँ जी, जब जब घर वालों को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा मदद के लिए खड़ी रहूंगी। कुछ दिनों में ही उसकी जेठानी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और जेठ उन बालों को बेचकर बदले में आए पैसों से अपना बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल देता है। यदि घर में कोई दिक्कत आती है तो प्रीता अपने सोने चांदी के बालों से सबकी मदद किया करती थी। साथ ही वो हर सोमवार मंदिर में जाकर गरीब असहाय लोगों को भी खाना खिलाती थी। इस तरह उसकी सौतेली माँ को उसके सोने चांदी के बालों के बारे में पता नहीं चलता है। अमृता अपनी बहू का गृह प्रवेश कराती है। अरे गुंजन, जा जाकर पूजा की थाली तो लेकर आ, बहू का स्वागत करना है। देखो तो सही कितना सुंदर चांद का टुकड़ा लेकर आया है मेरा बेटा। झूठी तारीफ तो माँ केवल आप ही कर सकती हो। एक गधी को हूर की परी कहने से वो परी नहीं बन जाती। ऐसा कहकर गुंजन वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अमृता समायरा से कहती है, अरे बहू, तुम गुंजन की बातों का बुरा मत मानना, उसे तो मजाक करने की आदत है और फिर बेचारी शादी के चक्कर में बहुत थक भी गई है। तुम बस यहीं रुको, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। तभी अमोद पूजा की थाली अमृता को पकड़ाते हुए कहता है, अरे भाग्यवान, तुम्हें तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए पूजा की थाली ले आया हूँ। अरे वाह, लाओ, अब मैं अपनी प्यारी बहू का गृह प्रवेश करती हूँ। अमृता समायरा का गृह प्रवेश करती है, लेकिन समायरा अपने मन ही मन सोचती है, आखिर गुंजन इतनी गुस्से में क्यों थी? इस घर में गुंजन को छोड़कर सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं समायरा को ये बात खलती ही है, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है।
जिसके बाद वो अपने पति के साथ मिलकर शादी की बाकी की सभी रस्में पूरी करने लगती है, जैसे दूध की थाली में अंगूठी ढूंढने की रस्म, दीवार पर मेहंदी के हाथ छपाने की रस्म, फर्श पर लाल आलते के पैर छपाने की रस्म और मुंह दिखाई की रस्म। इन सभी रस्मों में गुंजन मौजूद नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ बेचारी समायरा सभी रस्मों से इतनी थक जाती है, वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देती और अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन सुबह के समय, अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। हम सभी को तेरे हाथों के खाने का बहुत इंतजार है। जा अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर। अगर मेरी मदद की कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। तभी वहां से गुंजन गुजरते हुए कहती है, हाँ हाँ, करो मदद अपनी चहीती बहू की, क्योंकि इसको कुछ आता जाता तो है नहीं। अगर मेरी बात मान ली होती तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। गुंजन, तुम अपना मुंह बंद ही रखो और समायरा अब तुम्हारी भाभी है, इससे तुम्हें अच्छे से पेश आना चाहिए। मैं तो ऐसी हूँ और ऐसी ही रहूंगी, आपको जो करना है करो। ये कहकर वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद अमृता के कहने के लिए कुछ नहीं बच पाता और वो भी वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ समायरा भी अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरा करने के लिए रसोई में पहुंच जाती है। आज मैं मीठे में ऐसा गाजर का हलवा बनाऊंगी कि सभी लोग अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। समायरा खाना बना रही होती है तो दूसरी तरफ गुंजन खिड़की से उसे देखते हुए अपने मन ही मन सोचती है, हाँ हाँ, कर लो जितनी मेहनत करनी है, क्योंकि तुम्हारी पहली रसोई तो आज खराब होने वाली है, वो भी मेरे हाथों से। ऐसा सोचकर वो मुस्कुराने लगती है। वहीं दूसरी तरफ समायरा पूरी लगन के साथ सबके लिए खाना बनाती है। एक तरफ वो गाजर का हलवा बनाती तो दूसरी तरफ गैस के ऊपर पूड़ियां सेकती। देखते ही देखते वो अलग अलग तरह की सब्जियां भी बना लेती है। इतना सारा और इतना अच्छा खाना बनाने के बाद वो बहुत खुश होती है और खुद से ही कहती है, आज तो मेरे ससुराल वाले मेरे हाथों का बना हुआ खाना खाकर बहुत खुश होंगे। आखिरकार मैंने इतनी मेहनत करके जो खाना बनाया है। समायरा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। उसे खाना बनाने का इतना शौक था कि वो शादी से पहले भी अपनी पहली रसोई की प्रैक्टिस अपने घर पर किया करती थी। समायरा को खाना बनाते बनाते अपने वही दिन याद आने लगते हैं। देखना माँ, मेरे ससुराल वाले तो मेरे हाथों का खाना खाने के बाद मेरे गुणगान गाने ही लग जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर मेरी बेटी इतनी संस्कारी और हर एक काम में अव्वल जो है। मुझे तो पता है तेरे ससुराल से मुझे तेरी कोई शिकायत नहीं आएगी। माँ, मुझे गाजर का हलवा बनाना सीखना है, क्या आप मेरी मदद करोगी? अरे बेटी, ये भी कोई बोलने की बात है? मेरी बेटी को सब कुछ आता है, केवल गाजर का हलवा बनाना नहीं आता। चलो आज मैं तुम्हें गाजर का हलवा बनाना सिखाती हूँ। रूपमती खूब सारी गाजर लेकर आती है और उन्हें कद्दूकस में अच्छे से कस लेती है। जिसके बाद रूपमती रसोई में खड़ी होकर अपनी बेटी समायरा को गाजर का हलवा बनाना सिखाती है। बेटी, जब मैंने पहली बार अपनी सास को गाजर का हलवा बनाकर दिया था तो वह तेरे हाथों का बना हुआ गाजर का हलवा खाकर बहुत खुश हुई थी, जिसके चलते उन्होंने मुझे एक डायमंड का नेकलेस भी दिया था। तभी समायरा हंसने लगती है और कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं लालची नहीं हूँ। मैं तो केवल अपनी सास को खुश करने के लिए अच्छा खाना बनाना चाहती हूँ। और वैसे भी आपको एक राज की बात और बताऊं? हाँ बेटी बताओ। मुझे गाजर का हलवा बनाना आता है। मैं तो बस आपके हाथों का गाजर का हलवा खाना चाहती थी। रूपमती तुरंत अपनी बेटी समायरा के कान पकड़ लेती है और हंसते हुए कहती है, मैं भी तेरी माँ हूँ। मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरी बेटी को क्या क्या बनाना आता है और क्या क्या नहीं। आखिरकार सारा खाना तैयार हो ही गया। आज माँ होती तो मेरी इतनी मेहनत देखकर बहुत खुश हो जाती। अब बस खाने की टेबल सजाना रह गया है। समायरा रसोई से बर्तन ले जाती है और बाहर जाकर खाने की टेबल को सजाना शुरू कर देती है। जिसके जाते ही रसोई में गुंजन घुस जाती है और उसके सभी खाने में बहुत सारा नमक और मिर्ची डालना शुरू कर देती है। मेरे होते हुए इस घर में ये बहू नहीं रह सकती, क्योंकि माँ ने मेरी बात नहीं मानी। मैं चाहती थी कि मेरी सहेली रुचिका इस घर की बहू बने, लेकिन माँ ने जबरदस्ती समायरा को इस घर की बहू बना दिया। इसे तो मैं इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। गुंजन गुस्से में सारा का सारा खाना बर्बाद कर देती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद घर के सभी सदस्य खाने की टेबल पर आ जाते हैं। अरे बहू, जल्दी जल्दी खाना लेकर आ, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत जोरों से लगी है।
तभी गुंजन भी चुपचाप खाने की टेबल पर आकर बैठ जाती है और अपने मन ही मन सोचती है। बस जैसे ही सब लोग खाना खाएंगे, सबके सब समायरा को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। समायरा के हाथों का बना हुआ खाना सबसे पहले आमोद खाता है और खाते ही वो कहता है, वाह बहू वाह, क्या बात है, क्या हलवा बनाया है। अरे बहू, तेरे हाथों में तो जादू है, तूने तो अपनी पहली रसोई में ही कमाल कर दिया। सच में बहू, तूने तो ये खाना इतना स्वादिष्ट बनाया है कि क्या बताऊं। ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। अच्छा समायरा, ये बताओ, ये जादू तुम्हारे पास बचपन से है या फिर अचानक से आया है? सबके मुंह से तारीफ सुनते ही गुंजन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचती है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो सारा खाना ही बर्बाद कर दिया था। गुंजन ऐसा सोचकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद समायरा उसके कमरे में उसके पास आती है और उससे कहती है, गुंजन, मैं जानती हूँ कभी कभी हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है। किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं होता। जब तुम अपनी सहेली रुचिका से फोन पर बात कर रही थी तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तुम मुझे पसंद नहीं करती, जिसके चलते तुमने रसोई में जाकर सारा खाना बर्बाद कर दिया। लेकिन मुझे ये सब पहले ही पता था, इसलिए मैंने सबके लिए पहले से ही खाना निकाल कर रख दिया था। अपनी सच्चाई अपनी भाभी समायरा के सामने आते देख गुंजन को अपनी गलती का एहसास होता है। आप सही कहती हो भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप बहुत अच्छी हो। इतना सब होने के बाद भी आपने मेरे बारे में किसी को नहीं बताया। अरे, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। उस दिन के बाद से गुंजन अपनी भाभी समायरा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और समायरा भी अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। वो गरीब दर्जी आंखें गड़ाए हुए सिलाई मशीन पर बैठी लोगों के कपड़े सिल रही थी कि अचानक से उसके हाथ रुक जाते हैं। लाख लोगों के कपड़े सिलकर भी अब तक घर का किराया नहीं जुड़ा और मकान मालिक ने मुझे कल तक की मोहलत दी है। क्यों भगवान, मेरी किस्मत पर अपनी कलम चलाकर मुझे गरीब बनाकर क्या मिला? अब बस कल इस लाचार माँ की लाज रखना। जैसे तैसे रात गुजरती है कि सवेरे की किरण छटते ही मनचंद जोर जोर से दरवाजा पीटकर बोलता है, दामिनी, अरे ओ दामिनी, दामिनी, अरे दरवाजा खोलो। अरे मंचन जी, आप यहाँ? अरे क्यों, क्या अब मेरी ही जमीन पर कदम रखने के लिए मुझे मलकियत मांगनी पड़ेगी? जल्दी से मकान का पैसा दे। इस बार मैं तेरी बहानेबाजी में आकर तुझे बख्शने वाला नहीं हूँ। मंचन जी, मुझे थोड़े से वक्त की मोहलत दे दीजिए। मेरे पति काम करने परदेश गए हैं, उनके आते ही मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। ये सुनकर मनचंद जोर जोर से हंसते हुए कहता है, क्या कहा? तेरा पति परदेश गया है? अरे अपने दर्जी की दुनिया से बाहर निकल। परसों तेरे पियक्कड़ पति की लाश चौराहे पर पड़ी थी, और इतना ही नहीं, लाश को लावारिस जानकर नगर पालिका के लोग उसी दिन उसे उठा के ले गए, और अब तुम दोनों माँ बेटी भी चलती बनो यहाँ से। मंचन जी, मुझ गरीब पर ऐसा गजब मत करिए। मुझे और मेरी बेटी को बेघर मत कीजिए। हम कहाँ जाएंगी? अरे कहीं भी जाकर मरो, मुझे उससे क्या करना है। उस दिन गरीब दर्जी दामिनी के सर पर जैसे दोहरे दुखों का पहाड़ आ गिरा था। वो खुद को संभालते हुए सिलाई मशीन और कुछ जरूरत का सामान लेकर निकल पड़ती है, लेकिन बगैर पैसों के उन्हें पनाह देता भी तो कौन। चलते चलते वो एक पाइपलाइन के पास आकर पहुंच जाती है। माँ, हम यहाँ क्यों रुक गए? रानी बेटी, इस वक्त तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं, इसलिए अब यही हमारा घर है। रानी सिर्फ 10 साल की ही थी, मगर उसके अंदर दुनियादारी की बड़ी समझ थी। अब दोनों माँ बेटी ने बड़े से पाइपलाइन के अंदर ही अपना बसेरा बना लिया। दिन बदलते गए और सर्दियां शुरू हो गई। माँ, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। हम ये ठंड का मौसम इस पाइपलाइन में कैसे काटेंगे? तू चिंता मत कर रानी बिटिया, मैं कुछ करती हूँ। अपनी बेटी को दिलासा देते हुए वो दर्जी माँ लोगों के घर का दरवाजा खटखटा कर लोगों को कपड़े सिलने की बात बताती है, मगर उसका बिगड़ा हुआ होलिया देखकर सभी उस गरीब दर्जी को दुत्कार देते हैं। हर जगह देख लिया, कोई भी मुझसे कपड़े नहीं सिलवाना चाहता। अब क्या होगा? अब क्या होगा? बगैर पैसे के मैं मेरी बेटी के खातिर स्वेटर कैसे खरीदूंगी?
दामिनी खुद में बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ ही रही होती है कि उसके कदम एक रईस घर के आगे रुक जाते हैं। शायद यहाँ बात बन जाएगी। बहन जी, दरवाजा खोलिए। एकाएक झटके से दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी मंजुला झझकते हुए कहती है, कौन हो तुम? क्यों दरवाजा खटखटा रही हो? माफी चाहती हूँ बहन जी, मैं एक गरीब दर्जी हूँ। पैसे की तंगी के चलते मेरा घर छिन गया, जिस मारे मैं और मेरी बेटी बेघर हो गए हैं। यहाँ पास ही के पाइपलाइन में रहती हूँ। अगर आपको कपड़े सिलवाने हो तो मुझे बताना। अरे बाजार में टेलर की कमी पड़ गई है क्या, जो मैं तुझ जैसी गरीब दर्जी को अपने कपड़े सिलने को दूंगी? चल भाग यहाँ से, पता नहीं चले आते हैं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर। इस तरह मंजुला बेरुखी दिखाकर गरीब दर्जी के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। दामिनी सारे रास्ते सोचते हुए पाइपलाइन में पहुंचती है। गुजरते दिनों के साथ ठंड का मौसम बड़ी बर्फबारी में बदल जाता है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, सुनो सुनो सुनो, बढ़ते बर्फबारी के कारण कई रास्ते बंद हो गए हैं। साथ ही बाजार के सभी रास्ते भी बर्फबारी से बंद हो गए हैं। अपने घरों में ही बने रहें। सरकार का ऐसा ऐलान सुनकर मंजुला माथे पर हाथ धरकर कहती है, हरी मोरी मैया, शादी का दिन इतना पास आ गया है, अब तक तो मेरी बेटी लीला का लहंगा भी नहीं सिला है। माँ, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि समय से लहंगा सिलवा लो। मेरी शादी में सिर्फ 1 सप्ताह बचा है और सब कुछ अगले 1 महीने तक बंद है। अब क्या पहनूंगी मैं? मंजुला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी आंखों पर उस गरीब दर्जी की छवि उभर आती है और वो कपड़ा लिए उस पाइपलाइन के पास आती है जहां दोनों माँ बेटी ठंड से ठिठुर रही थी। तभी दामिनी बाहर आती है। अरे बहन जी आप, हाँ वो बर्फबारी के कारण बाजार बंद हो गया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू मेरी बेटी का लहंगा सिल। अगर मेरे दिए समय तक तूने ये लहंगा सी दिया तो बदले में मैं तुम्हें 30,000 रुपए दूंगी। याद रहे, ये लहंगे का कपड़ा बहुत कीमती है, इसीलिए कोई भी भूल चूक मत करना, वरना खामियाजा तुम्हें भरना होगा। दामिनी को अपने हाथों की सिलाई पर आंखें बंद करके भरोसा था, इसलिए 30,000 की रकम सुनकर उसकी आंखों में ठंड को मात देने की आस छिटक पड़ती है। वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। फिक्र मत कीजिए बहन जी, मैं ये लहंगा सिलूंगी। मंजुला वहां से चली जाती है और नन्ही सी रानी बोलती है, देखो माँ, भगवान ने जहाँ सभी के लिए सारे रास्ते इसलिए बंद कर दिए ताकि मेरी दर्जी माँ को कपड़े सिलने का मौका मिल सके। तू बिल्कुल सही कहती है रानी बेटी, मुझे आज से ही काम शुरू करना होगा। माँ, आप सिर्फ अपना लहंगा सिलो, खाना आपकी बेटी बना लेगी। रानी के शरीर पर सिर्फ एक कोरा कपड़ा था जिसमें ठंड उसके शरीर को आर पार कर रही थी। वो जल्दी से लकड़ियां चुनकर लाती है और चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। वो जलता चूल्हा ठंड में गरीब रानी के शरीर को कुछ पल के लिए ही सही मगर गर्माहट दे रहा था। कुछ देर बाद, माँ देखो, कितनी देर रात हो गई है, खाना खा लो। रानी बेटी तू सो जा, मुझे आज रात भर में लहंगे का ब्लाउज बनाना है, क्योंकि लहंगे की बनावट में ज्यादा समय जाएगा। वो मजबूर दर्जी माँ अपनी भूख प्यास मार कर अपनी मेहनत में इस कदर मगन थी कि उसे सर्दी के सिहरते अपने रोए तक नहीं दिख रहे थे। रानी जल्दी से खाना लेकर अपनी माँ का हाथ रोकते हुए खाना खिलाने लगती है। पहले कुछ खा लो माँ, खाओगी नहीं तो काम कैसे करोगी? ये सुनकर दामिनी की आंखों में ठहरे हुए आंसू फूट पड़ते हैं और वो फपक फपक कर रोते हुए बोलती है, भगवान मुझ गरीब माँ को कैसा दिन दिखा रहा है। जिस उम्र में तेरे हाथों में कलम होना चाहिए, उस उम्र में तेरे कच्चे कंधों पर चूल्हा चौका संभालने का बोझ आ गया है। माँ, तुम खुद को दोष क्यों देती हो? मुझे अच्छा जीवन देने के लिए जब मेरी दर्जी माँ ठंड को भूलकर भूखे प्यासे मेहनत कर रही है, तो मैं इतना भी नहीं कर सकती? फिर दोनों माँ बेटी खाना खाने लगती है। थाली में सिर्फ प्याज और कुछ रोटियां थी, लेकिन कहते हैं ना कि भूख में तो रूखा सूखा भी अमृत का स्वाद देता। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, साथ ही सर्दी का कहर बढ़ रहा था। मगर गरीबी में मजबूर माँ बेटी के पास सर्दी का कहर काटने के सिवा कोई चारा नहीं था। दामिनी बिना रुके लहंगा सिलने में व्यस्त थी। उस गरीब दर्जी माँ की कई दिनों की बड़ी मेहनत ने गहरा रंग दिखाया।
मंजुला ने जब अपनी बेटी का सिला लहंगा देखा तो वो बड़ाई करने लगी। अरे वाह, कितना सुंदर लहंगा सिला है तुमने। इतना अच्छा बनावट दिया है तुमने ब्लाउज में, और लहंगा भी कितना लाजवाब सिला है। सच कहा है कहने वाले ने कि भगवान जिसे गरीब बनाता है उसके हाथों में कला कूट कूट कर देता है। मुझे तुम्हारी सिलाई बहुत पसंद आई, इसीलिए मैं तुम्हें 30 के बदले 50,000 रुपए देती हूँ। और तुम बेफिक्र रहो, मेरे सोसाइटी में बहुत सी लेडीज हैं जिन्हें मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगी। शुक्रिया बहन जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने मुझ गरीब दर्जी पर भरोसा करके अपना महंगा लहंगा सिलने को दिया। आखिर में उस गरीब दर्जी माँ को उसकी सिलाई के मोल के पूरे 50,000 रुपए मिले, जिससे वो पाइपलाइन से निकलकर एक किराए का कमरा लेकर सर्दी के संसाधन भी खरीद लेती है। देखो रानी बेटी, तुम्हारी दर्जी माँ ने तुम्हारे लिए 4 दीवारी का कमरा ले लिया। अब हमें ठंड में और नहीं ठिठुरना पड़ेगा और ना कोहरे का कहर काटना पड़ेगा। माँ, क्या अब मैं स्कूल जा पाऊंगी? हाँ मेरी बेटी। अंत में गरीब दर्जी माँ ने अपनी बेटी को स्कूल में दाखिला दिलाया और लगातार पूरे लगन से मेहनत करती चली गई। इस तरह गरीब दर्जी माँ बेटी का संकरा सफर मेहनत से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चला जाता है। अरे तुम तीनों यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? जाओ जल्दी से जाकर घर के काम कर लो। तुम्हें घर के काम दिखाई नहीं देते हैं क्या? अरे भाभी जी, आज रूपा और रेखा दोनों को ही बहुत तेज बुखार है, उन दोनों से काम नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे घर के सारे काम पूरे चाहिए। अगर रूपा और रेखा की तबीयत खराब है तो तुम किस लिए हो? जाओ तुम सारा जाके काम करो। ठीक है भाभी जी, आप चिंता मत करिए, मेरी बहनों के हिस्से का काम भी मैं कर लूंगी। राधिका रूप और रेखा से बड़ी थी, वो घर के सारे काम कर लेती है। अनामिका अपने पति सुरेश के ऑफिस जाने के बाद उसकी बहन राधिका रूपा और रेखा के ऊपर बहुत अत्याचार करती है। वो सारे घर के काम उन्हीं से करवाया करती थी, जबकि वो तीनों अभी उम्र में काफी छोटी थी। राधिका धीरे धीरे घर के सारे काम कर लेती है, तभी अनामिका उसके पास आती है और कहती है, अरे इतनी देर हो गई, तुमसे घर के काम ही नहीं निपटे। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, जाओ मेरे लिए कुछ बनाकर लेकर आओ। लेकिन भाभी जी, मुझे तो कुछ खाना बनाना ही नहीं आता। हाँ हाँ, बहाने तो देखो महारानी के कितने अच्छे हैं। मुझे अभी के अभी खाना चाहिए, जैसे भी बनाकर लेकर आओ, लेकिन तुम खाना बनाकर लेकर आओ। बेचारी राधिका बहुत छोटी थी, उसका हाथ भी गैस के पास नहीं पहुंच पाता था। वो जैसे तैसे करके दाल चावल बनाकर लाती है। जैसे अनामिका दाल चावल खाती है, वो सारा खाना अपने मुंह से निकाल देती है और राधिका के मुंह पर तमाचा मारकर उससे कहती है, ये क्या बनाया है तुमने? बिल्कुल जहर की तरह लग रहा है। अरे ऐसा खाना खिलाकर मुझे मारना चाहती हो क्या? भाभी जी, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन क्या करूं, मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। आप मुझे सिखा दो, मैं उसके बाद खाना बना लिया करूंगी। हाँ हाँ, अब तो तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर अनामिका अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद राधिका अपनी दोनों बहनों के पास जाती है और उन्हें अपने हाथ के बनाए हुए दाल चावल खिलाती है। अभी तो यही खा लो, आज भाभी जी ने कुछ भी नहीं बनाया है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। दीदी, हम तो ये सब खा लेंगे, लेकिन आपने कुछ खाया है या नहीं? आप सुबह से काम में लगी हो और कुछ भी नहीं खाया है। हमसे ज्यादा तो आपको खाना खाने की जरूरत है। अरे तुम दोनों मेरी चिंता मत करो, मैं तो खाना अच्छे से खा चुकी हूँ, तुम दोनों खा लो। रेखा और रूपा अपनी बहन के हाथों के बने हुए दाल चावल खा लेते हैं, जिसके बाद राधिका अपनी भाभी के पास जाती है और उनसे कहती है, भाभी जी, मेरी बहनों को बहुत तेज बुखार है, उनके लिए दवाई नहीं है, उन्हें दवाई ला दो, नहीं तो उनकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ हाँ, तुम्हारे तो खर्चे ही खत्म नहीं होते, कभी बीमारी के तो कभी किसी चीज के। देखो तुम्हारे भैया इतना कमाते नहीं है जो मैं सारा पैसा तुम्हारे ऊपर ही उड़ा दूं। आगे मेरे बच्चे भी होंगे तो उनके लिए मैं क्या रखूंगी? इसलिए एक काम करो, पानी की पट्टी रखकर अपनी बहन का बुखार उतार लो। बेचारी राधिका इतने ताने सुनने के बाद चुपचाप अपनी बहनों के पास आ जाती है और अपने भैया के आने का इंतजार करती है। लेकिन जैसे ही कैलाश ऑफिस से वापस आता है, अनामिका पहले ही कैलाश के कान भर देती है, जिसके चलते वो अपनी तीनों बहनों को बहुत डांटता है। अरे तुम तीनों क्यों अपनी भाभी को परेशान करती हो? एक तो तुम्हारी भाभी दिन भर इतनी मेहनत करती हैं, पूरे घर के काम करती हैं, और तुम तीनों उन्हीं को परेशान करती हो। थोड़ा तो तरस खाया करो अपनी भाभी के ऊपर। बेचारी राधिका, रूप और रेखा
तीनों अपने भाई से कुछ कह पाती उसी समय अनामिका उनकी तरफ घूर घूर कर देखने लगती है, जिसके चलते वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है, जिसके बाद अनामिका कैलाश के साथ अपने कमरे में सोने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ राधिका भी अपने दोनों बहनों के साथ अपने कमरे में चली जाती है। उनके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं होते और वो ठंड से ठिठुर रही होती है। अरे मेरी बहनों, लगता है तुम्हें बहुत तेज ठंड लग रही है। ये लो, तुम मेरा स्वेटर भी पहन लो और रजाई को अच्छे से ओढ़ लो। राधिका अपनी दोनों बहनों को अपनी गोद में लेटा लेती है, जिसके बाद वो रजाई उन्हें उड़ा देती है और उन्हें सुलाने लगती है। ऐसे ही रात बीत जाती है, जिसके चलते रूपा और रेखा का बुखार तो उतर जाता है, लेकिन अब बेचारी राधिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन बेचारी अपनी दोनों बहनों के चलते फिर भी बीमारी में काम करती है। राधिका भाभी कहती है कि रात को बहुत तेज ठंड लगती है, उनके पास एक रजाई भी नहीं है, क्या वो उन्हें एक रजाई दे देंगी? तब अनामिका कहती है, हाँ हाँ, रजाई तो जैसे फ्री फोकट की आ रही है। अरे तुमने समझ क्या रखा है कि ये कोई धर्मशाला है, जब चाहो रजाई मांग लो, जब चाहे कुछ भी मांग लो। भाभी जी ऐसा मत कहिए, अगर हमारे पास रजाई नहीं होगी तो हम तीनों बहनें रात भर ठंड में ठिठुरती रहेंगी। तभी अनामिका राधिका के मुंह पर चांटा मारती है और उससे कहती है, जब देखो मुझसे मुंह जोड़ी करती रहती हो। जाओ, चली जाओ यहाँ से और मेरी नजरों के सामने दिखना भी मत। राधिका रोते हुए अपनी बहनों के पास चली जाती है, जिसके बाद उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपनी दोनों बहनों से कहती है, इस घर में हमारा कोई अपना नहीं है। आज माँ और पिताजी हमारे साथ होते तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। हम अब इस घर में नहीं रह सकते। चलो हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। राधिका अपनी दोनों छोटी बहनों के साथ घर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद वो चलते चलते एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। इतनी सर्दी में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, जिसके चलते और भी ज्यादा ठंड लगती है। दीदी मुझे बहुत ठंड लग रही है। राधा, हाँ दीदी, ठंड तो मुझे भी लग रही है। मैं जानती हूँ मेरी बहनों तुम्हें ठंड लग रही है, लेकिन उस घर में रहकर अपनी भाभी के अत्याचार सहन करने से अच्छा है कि हम यहाँ ठंड में मर जाएं। राधिका अपनी दोनों बहनों को सहारा देती है, जिसके बाद वो पेड़ के नीचे बैठी रहती है। कुछ ही समय में वो दोनों पेड़ के नीचे बैठे बैठे सो जाते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम के समय और भी ज्यादा ठंड होने लगती है। तभी वहां से एक मेघा नाम की लड़की गुजर रही होती है। जब वो उन तीनों लड़कियों को देखती है, वो उन्हें उठाने की कोशिश करती है। अरे उठो, क्या हुआ तुम तीनों को? जैसे ही मेघा उन्हें उठाती है, वो तीनों बहनें बेहोश होती हैं। उन्हें ऐसी हालत में देखते ही मेघा उन्हें उठाकर एक ऑटो रिक्शा में बिठाती है और अपने घर ले आती है, जिसके बाद वो उन तीनों की देखभाल करती है और उन्हें गर्म कपड़े भी पहनाती है, जिसके चलते उन्हें होश आ जाता है। मेघा उन तीनों के लिए गर्मा गर्म सूप भी बनाती है और उन्हें दे देती है। वहीं दूसरी तरफ कैलाश अपनी तीनों बहनों को ढूंढ रहा होता है। इधर जब राधिका, मेघा और रूपा सूप पी लेती है तो मेघा उनसे पूछती है, आखिर तुम तीनों के साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम तीनों यहाँ एक पेड़ के नीचे पड़ी हो? राधिका, रूपा और रेखा तीनों बहनें मिलकर अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में मेघा को बताती हैं, जिसे सुनकर मेघा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उन तीनों को उनके घर ले जाती है और कैलाश को उसकी बहन के साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में बताती है। जिसके बाद कैलाश की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी पत्नी अनामिका के मुंह पर तमाचा मारते हुए कहता है, अरे कैसी औरत हो तुम, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे कम से कम इन बेचारी के ऊपर थोड़ा बहुत रहम करती। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इनके साथ ऐसा बर्ताव किया? जैसे ही अनामिका की सच्चाई उसके पति कैलाश के सामने आती है, उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपने पति कैलाश के पैरों में गिरकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आज से ये तीनों मेरी बेटियों की तरह इस घर में रहेंगी और मैं उनके साथ दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से कैलाश अपनी तीनों बहनों का ख्याल अच्छे से रखता है और उन्हें पढ़ने के लिए भी भेजता है। वहीं दूसरी तरफ अनामिका भी सुधर जाती है और वो उन तीनों का अच्छे से ख्याल रखती है, जिसके बाद वे तीनों खुशी खुशी रहने लगती हैं।